हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सुपर शिक्षा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को, फीचर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, कितने फेजेस से गुजरा, कितना टाइम लगा, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कितनी कमिटीज़ थी, ये सारी बातें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके हमारे लास्ट, और मैं कहूँगा जो फर्स्ट वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने अपलोड किया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे चैनल सुपर शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राइट, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो फीचर है हम उसकी डिस्कशन करेंगे। दैट इज द लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। दो एस्पेक्ट से मेरा मतलब है कि ये एक प्राउड वाली फीलिंग भी हो सकती है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये बात आप उन स्टूडेंट से पूछिए जिन लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, तो उनके माइंड में शायद थोड़ा आता होगा कि काश हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा ना होता, थोड़ा छोटा होता, तो हमारा सिलेबस भी कुछ छोटा हो जाता। एनीवेज, राइट, तो इस बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की। तो पहला जो फीचर दैट इज़ लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है, रिटर्न। राइट, क्या टर्म यूज़ की है? रिटर्न टर्म यहाँ पे मैंने यूज़ की है। तो यहाँ मैं आपको ना एक कंपैरिजन पहले बता देता हूँ। मैं आपको दो कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें से एक कंट्री है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो द यूएसए, तो यहाँ मैंने अमेरिका लिख दिया और यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्रिटेन। क्योंकि देखो, मैं इन दोनों के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। राइट, वो इन्फ्लुएंस कैसे रहा है उसके बारे में बात करूँगा। देखो, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, वो रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, और जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ ऑन रिटर्न। तो ये दोनों का एक डिफरेंस है कि अमेरिका का रिटर्न फॉर्म में है, ब्रिटेन का ऑन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। बट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्वियसली दैट इज़ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो पूरी तरीके से कोडिफाइड है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ अब आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट की है। यूएसएसआर से भी लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कशन करेंगे। राइट, क्योंकि अभी के वीडियो में हमें सिर्फ बात करनी है अबाउट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? अब यहाँ आप एक चीज़ देखना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो रिटर्न फॉर्म में है, एज वी ऑल नो। लेकिन अब सर ये देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा था। राइट, जब 26 ऑफ जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या था, और मैं आपको एक 2019 तक का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि 2019 में क्या क्या हुआ। 2020 में तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हो नहीं पाए। राइट, तो इसलिए मैं आपको 2019 तक की सारी अपडेट बता रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें एक प्रीएम्बल, और प्रीएम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया था। जबकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि प्रीएम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बदला और ये बोल दिया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है।
तो ये 1950 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर था, एक प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल्स, ठीक है, और 22 पार्ट्स, देयर वर 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर वर 8 शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स थे पहले? 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, राइट, और अमेंडमेंट के बाद क्या पोजीशन हुई अब उसको समझते हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, मैं आपके साथ बता देता हूँ कि 2019 तक देयर वर 103 अमेंडमेंट्स, 103 अमेंडमेंट जो थे वो हो चुके थे। नाउ ए प्रिएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिएम्बल है, पहले देखो कितने आर्टिकल्स थे? 395, और अब कितने आर्टिकल्स हैं? देयर आर 470 आर्टिकल्स, ठीक है, 470 आर्टिकल्स हैं। पहले 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड था, नाउ इट इज़ डिवाइडेड इन 25 पार्ट्स। जो 22 पार्ट्स में था वो 25 पार्ट्स में। पहले 8 शेड्यूल थे और अब कितने शेड्यूल हैं? नाउ देयर आर 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिटर्न फॉर्म में है, राइट। अनलाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटर्न फॉर्म में नहीं है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे, और अब कितने हैं? प्रिएम्बल, 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, राइट। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। और अब ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, अब ज़रा बात कर लेते हैं अमेंडमेंट्स की, ठीक है। तो अब अमेंडमेंट्स के ऊपर एक छोटा सा रिकैप, एक छोटा सा रिकैप बोल दो, या छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ अबाउट अमेंडमेंट्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए थे वो मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। अमेंडमेंट्स को लेकर तो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ, ये देखो 1951 से लेकर 2019 तक की मैंने एक टाइमलाइन क्रिएट कर दी, ठीक है, और ये टाइमलाइन क्रिएट करके मैं कुछ अमेंडमेंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी 7th अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे ना इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना कि 103 अमेंडमेंट्स हो गए थे 2019 तक, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात अभी इस वीडियो में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 42nd अमेंडमेंट, देन 44th अमेंडमेंट, उसके बाद देखो 73rd अमेंडमेंट, 73rd, उसके बाद हम बात करेंगे 97th अमेंडमेंट की, एंड उसके बाद बात कर लेते हैं 101, ठीक है। तो एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स को मैं एक बार ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि कौन सा अमेंडमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट था और उसका क्या रिलेवेंस है। देखो 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आपने सुना है इस अमेंडमेंट के बारे में? 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज आप देखते हो, जम्मू एंड कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी है, राइट, लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज का जो कॉन्सेप्ट है ये 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये कब आया था आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं। ये 7th अमेंडमेंट जो आया था, दिस अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1956, 1956 में आया था। उसके बाद इसमें ना स्टेट्स में जो क्लासेस थी, तो अबॉलिशन ऑफ क्लासेस थी, यानी कि स्टेट्स को ना A B C D कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। उस सिस्टम को अबॉलिश किया था इस 7th अमेंडमेंट ने। तो जो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है वो किससे आया? वो कॉन्सेप्ट किससे आया? वो 7th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आया। अब बात करूँ 42nd अमेंडमेंट की। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है तो वो है 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, राइट।
तो जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 51A, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट इसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोड्यूस हुआ था और इसलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि तब जो गवर्नमेंट थी तब गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर में, राइट। नाउ अब देखो, तो ये जो 3 टर्म्स हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात होती है, तो ये जो हम 3 टर्म्स पढ़ते हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक, इन तीनों टर्म्स का कनेक्शन किसके साथ है? इन तीनों टर्म्स का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन है हमारे 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो जो मैं पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब ये बात आप बताओगे तो कैसे बताओगे? इस तरीके से बताओगे कि देखो पहले जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या था और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये चेंजेस आए। 7th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया उससे यूटी का कॉन्सेप्ट आया, यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया, जो स्टेट्स में जो क्लासेस थी ABCD उसको अबॉलिश किया गया। उसके बाद 44th जो अमेंडमेंट आया, 44th जो अमेंडमेंट आया, ये अमेंडमेंट आया के बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, राइट। मैं किसी भी गवर्नमेंट का नाम यहाँ कोट नहीं करूँगा, हाँ, कोई पॉलिटिकल लिंक ना निकाले ना, इसलिए, राइट। सो कोई पॉलिटिकल लिंक स्टैब्लिश ना हो किसी तरीके से, किसी के माइंड में कोई पॉलिटिकल इमेज क्रिएट ना हो, इसलिए आई वोंट डिस्कस किसकी गवर्नमेंट कब थी, राइट। फिर जब 44th अमेंडमेंट आया, सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि जब 44th अमेंडमेंट आया तब इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट का प्लान ये था कि कुछ चेंजेस करने ही, जब गवर्नमेंट आई 42nd जब अमेंडमेंट आया तब गवर्नमेंट दूसरी थी, जब 44th अमेंडमेंट आया तब गवर्नमेंट तब तक चेंज हो चुकी थी। तो फिर ह्यूमन राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस जो थे वो चेंजेस किए गए थे, वो 44th अमेंडमेंट में आ गया। फिर उसके बाद 73rd अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, इस अमेंडमेंट से जो पंचायत राज लेवल है, पंचायत राज लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देखो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन से अमेंडमेंट से? 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपके साथ 7 डिस्कस किया है, 42nd डिस्कस किया है, 44 डिस्कस किया है, 73rd डिस्कस किया। अब देखो डिस्कस कर रहा हूँ 97th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 97th जो अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट आया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर, राइट। तो यहाँ चेंजेस किए गए थे कौन से आर्टिकल में? तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेकर जो अमेंडमेंट आया, तो ये चेंजेस किए गए थे आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें चेंजेस किए गए? आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का राइट एक फंडामेंटल राइट बन गया। इज इट क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का जो राइट है वो एक फंडामेंटल राइट बन गया। ये 97th अमेंडमेंट आया था। उसके बाद 101 जो अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, नाउ दिस अमेंडमेंट इज ऑल अबाउट, ये था अमेंडमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर, यानी कि GST को लेकर जो अमेंडमेंट आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेरा पर्पज़ ये था कि एक छोटे से टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है वो याद करवा दूँ। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश थी जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है वो कवर करवा दूँ कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, वो क्या था? लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो आपको इन फिगर्स को आपको याद करना होगा, राइट। इनको तो याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। Now let's talk about the second feature, right? अब second feature of Indian Constitution is drawn from various sources, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया था, जितनी भी कंट्रीज थी उस टाइम पे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसमें से ना जो अच्छे फीचर्स थे, जो बेटर फीचर्स थे, उनको डिराइव करने की कोशिश की थी, राइट। लेकिन देखो सबसे बड़ा जो सोर्स था ना, सबसे बड़ा सोर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इज दैट क्लियर? कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये सबसे बड़ा सोर्स था और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे ना उनको, क्योंकि ये कहा, बहुत से लोगों ने ये बात कही, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने ये बात कही थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आया था ये उसकी कार्बन कॉपी है। ये क्लियरली बोल दिया कि ये उसकी कार्बन कॉपी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू इन इट। तो ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना जो सिग्निफिकेंट पार्ट था, एक सिग्निफिकेंट पार्ट, वो कौन सा हिस्सा है मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। उसे कॉपी किया गया था, उसे लिया गया था, किससे? उसे लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट था, वो स्ट्रक्चरल पार्ट लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, राइट? उसके बाद ये तो था स्ट्रक्चरल पार्ट। नाउ अब बात करते हैं कि जो फिलोसॉफिकल पार्ट था, ठीक है, तो जो फिलोसॉफिकल पार्ट था, अब इस पार्ट में हम किसको शामिल कर सकते हैं? देखो, फिलोसफी वाले पार्ट में वी कैन इंक्लूड्स FR, आई एम टॉकिंग अबाउट FR एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको कहाँ से लिया गया था? इनको लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स को देखो ऑप्ट किया गया था फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी शुड बी थैंकफुल टू USA, हमें इसके लिए USA का थैंक्स बोलना चाहिए। अगर आपको अब तक नहीं पता था तो आपको बता देता हूँ कि USA से हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। और अब जो तीसरा हिस्सा हम इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पॉलिटिकल पार्ट। तो पॉलिटिकल पार्ट में दो चीज़ें आ गई, ठीक है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्ट। तो पॉलिटिकल पार्ट में, ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, एंड जो गवर्नमेंट का रिलेशन है, रिलेशन किससे? ये देखो, गवर्नमेंट का रिलेशन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जिसका काम होता है लॉ मेकिंग। तो ये जो पॉलिटिकल पार्ट है, गवर्नमेंट के रिलेशंस, ये लिए गए थे किससे? ये ऑप्ट किया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, कई लोगों को आपने ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया में जो प्रैक्टिस करते हैं, इंडिया के जो एडवोकेट्स हैं, उनके लिए ना यूके में प्रैक्टिस करना कंपैरेटिवली आसान होता है। और आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी ना लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं जो कि यूके के, यूएस के लॉयर्स के लिए काम करती है। हमारे यहाँ के लॉयर्स उनको जो है वो पैरा लीगल सर्विस ऑफर करती है। ये कैसे पॉसिबल है कि इंडिया के लॉयर्स वहाँ के लॉयर्स को ये पैरा लीगल सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करती हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी सिमिलर है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से एंड यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जितने भी हमारे ऑर्डिनरी लॉज है ना, ऑर्डिनरी जो हमारे लॉज हैं, वो किससे बनते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। हमारा कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता। आप ये भी जानते हो कि हमारे बहुत से ऐसे पुराने लॉज हैं जो ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में बनाए थे, और या अब जो हम काफ़ी ऐसे लॉज बनाते हैं जिनको कि हमने
यूके के लॉ से लिया है, वहाँ के लॉ से हमने उसको लेकर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमारे यहाँ के लोगों में, हमारे यहाँ के एडवोकेट्स में उनके लॉ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। द रीज़न इज़ क्योंकि हमारे लॉ का सोर्स ही यूके का लॉ रहा है, मेजरली जो सोर्स रहा है वो यूके का लॉ रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया था, एक बात बताओ। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये कौन लेकर आया था? तब ये इंडियंस ने तो बनाया नहीं था, ये तो ब्रिटिशर्स के ही काम थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से देखो हमने क्या क्या लिया है। ये देखो, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। उसके बाद जो फेडरल स्कीम है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फेडरल स्कीम है, इसको हमने कहाँ से ऑप्ट किया है? इसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ऑप्ट किया है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये कॉन्सेप्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। फिर गवर्नर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ इमरजेंसी की जो पावर्स है, इमरजेंसी की जो पावर्स हैं, वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स हैं, इनको भी हमने कहाँ से लिया है? इनका भी हमारा सोर्स रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे बात समझ में? इतना क्लियर है आपको? सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो वो सोर्सेज देख लो। और इसको मत भूलना, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ज़रूर देखो, पढ़ो, समझो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस जो है वो यही बना था। राइट? तीन पार्ट्स में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट एंड पॉलिटिकल पार्ट। तो कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली? पॉलिटिकल पार्ट हमने पूरा लिया किससे? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। स्ट्रक्चरल पार्ट लिया हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिलोसॉफिकल पार्ट हमने लिया किससे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला फीचर अब डिस्कस करते हैं। राइट, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगला फीचर है, दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड भी है, और रिजिड होने के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंडिया के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया ने कभी भी एक कोई डायरेक्शन चूज़ नहीं किया पूरी तरीके से कि हमें सिर्फ इसी सेक्टर में काम करना है, हमें सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करना है। इंडिया ने हमेशा एक कॉम्बिनेशन रखा। हमारी इकोनॉमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। राइट, हमारी इकोनॉमी भी, हमने कभी नहीं कहा कि हमारी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाएंगे या हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। हमने कहा हम तो मिक्स इकोनॉमी बनाएंगे। और जब बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी, तो भी हम सेम बात कहते हैं। तो रिजिड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देखो। तो अगर हम बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, मैंने आपको अभी क्या बताया कि रिटर्न फॉर्म में है। एंड दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इट इज़ रिजिड टू अमेंड। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज़ ए रिजिड प्रोसेस। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अपोजिट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? अगर मैं बात करूं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने ये देखा कि वो है अनरिटर्न फॉर्म में। तो क्योंकि वो अनरिटर्न फॉर्म में है, और मैंने आपको बताया कि वो रिजिड नहीं है, वो अनरिटर्न फॉर्म में है, इसलिए इट इज़ फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं एक वर्ड यूज़ कर लूँगा, हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का एंड ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो दोनों इसके सोर्सेज रहे हैं, तो ना तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो रिजिड है और ना ही
फ्लेक्सिबल है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल भी नहीं है। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को लेकर राइट कई लोगों का ये ओपिनियन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कैसे है, ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। राइट तो पर्सनली मुझे भी कभी कभी लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए था, या तो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होना चाहिए था या पूरी तरीके से रिजिड होना चाहिए था। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ओपिनियन मेरे ओपिनियन से बिल्कुल डिफरेंट था और उन्हें लगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरीके से बनाया जाना चाहिए। वैसे एक एक्सटेंट तक ये लॉजिकल भी है, वरना लोगों की डिमांड आती और कॉन्स्टिट्यूशन को पता नहीं कितनी बार चेंज करना पड़ता। राइट हर सरकार को ही लगता, हर गवर्नमेंट को ही लगता, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती और उनको लगता कि हमारे पास मेजोरिटी है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में थोड़ी तो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, थोड़ी लिमिटेशंस होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हर लॉ को अमेंड करना पड़ता है, चाहे कितना भी पुराना लॉ क्यों ना हो, टाइम के अकॉर्डिंग हर लॉ को चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए लॉ को चेंज करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लॉ का रिजिड होना भी इम्पॉर्टेंट है और लॉ को अमेंड करना भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिचुएशंस जब बदलती है ना, जब सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल राइट कंडीशंस जब बदलती हैं तो तब लॉ को चेंज करना ज़रूरी होता है। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये भी प्रोविज़न रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। राइट क्योंकि एक विजन होता है ना, विजन, तो उस विजन को माइंड में रख के ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था कि आने वाले 50 सालों बाद, 100 सालों बाद हमारे देश की कंडीशन कैसी होगी, हमारा देश कौन से लेवल पे होगा। तो हमारा देश जिस लेवल पे होगा, हमारी कंट्री की जो ज़रूरतें होंगी ना, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदला जा सकता है। इसलिए ही ये कहा गया कि इट शुड बी ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। राइट आगे बात इतनी समझ में, आगे चलूँ मैं। राइट तो आगे चलते हैं एंड नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट पॉइंट इज़ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल सिस्टम को भी फॉलो करता है, फेडरल सिस्टम को भी फॉलो करता है और उसके साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी बायस भी है। ठीक है, ये कैसे अब आपको बताता हूँ। देखो फेडरल सिस्टम कहना क्या चाहता है, तो फेडरल सिस्टम से कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि हमारे यहाँ पे ना देखो दो गवर्नमेंट्स है, हमारे यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स बनाई गई, टू गवर्नमेंट्स। बाद में लोकल गवर्नमेंट्स भी बनाई गई, लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जिसमें कि पंचायत आ गई, जिसमें कि म्यूनसिपैलिटीज़ आ गई। राइट तो वो फिर तीसरा लेवल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। टू गवर्नमेंट से मेरा मतलब है यहाँ पे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है। तो एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और सबके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में पावर्स का डिवीजन है। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर है एंड नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर है। नेशनल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट लेवल पे भी हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जिनको अलग अलग पोर्टफोलियो एलोकेट किए जाते हैं। राइट तो इनकी जो अलग अलग पावर्स है उनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। जब हम लिस्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ लिस्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूनियन कौन कौन से मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है। इन सारी चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, वो पूरी तरीके से यूएस से इंस्पायर्ड भी नहीं है और पूरी तरीके से यूके से भी इंस्पायर्ड नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो कि इंडिया में भी है, यूके में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है और उसको भी इंडिया में फॉलो किया गया है। हम दोनों का कॉम्बिनेशन इंडिया में फॉलो करते हैं। राइट तो फेडरल विथ यूनिटरी दोनों का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। जब इमरजेंसी लगती है तो सारी की सारी पावर जो है वो किसके पास में आ जाती हैं, वो देखो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सारी की सारी जो पावर है वो हम ये बोलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सारी पावर चली जाती है। और वहाँ हम ये बोलते हैं कि स्टेट्स के जो राइट्स होते हैं वो मिनिमम लेवल पे आ जाते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास राइट नहीं रहते इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है।
ड्यूल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए में है। यूएसए में सिटीजनशिप जो मिलती है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी मिलती है, और जिस स्टेट में वो सिटीजन रहता है उसकी भी सिटीजनशिप उसे मिलती है। इमेजिन करो कि आपको सिटीजनशिप मिले इंडिया में, एक तो आप इंडिया के सिटीज़न हो और दूसरा आप महाराष्ट्र के सिटीज़न हो, राजस्थान के सिटीज़न हो, एमपी के सिटीज़न हो, गुजरात के सिटीज़न हो, राइट। इंडिया में ऐसा नहीं होता। हम सब क्या हैं, हम सब इंडियन हैं। हम बाद में गुजराती हैं, हम बाद में महाराष्ट्रियन हैं, हम बाद में राजस्थानी हैं, पहले हम क्या हैं, फर्स्ट वी ऑल आर इंडियंस। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की यही है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। हम अपने नाम के साथ में इंडियन वर्ड यूज़ करते हैं, ना कि हम किसी स्टेट का नाम जो है वो लगाते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप, उसके बाद देयर इज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो हमारी इंटीग्रेटेड है। एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जिसका जजमेंट मानने के लिए सारे के सारे हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं वो उसको मानने के लिए बाउंड होते हैं, ठीक है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है? सो आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से बाय द सेंटर। सेंटर से मेरा मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, किसको? गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर्स उन्हीं के अंडर काम करते हैं, राइट। फेडरेशन जो वर्ड ना, फेडरेशन, दैट इज नॉट यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया है। और आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ध्यान से सुना उसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। जो इंडियन फेडरेशन बना है ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। एंड नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द फेडरेशन। इंडिया, कोई भी स्टेट जो है वो इंडिया को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप फोकस करो किसके ऊपर? आर्टिकल 1 के ऊपर। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एग्जैक्टली इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? इट इज़ क्वासी फेडरल। इट इज़ क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्यों कहा? कि पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है और पूरी तरीके से यूनिटरी सिस्टम भी नहीं है। तो पूरी तरीके से फेडरल भी नहीं है, पूरी तरीके से यूनिटरी भी नहीं है, इसलिए बोलते हैं इट इज क्वासी फेडरल। सो फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? यहां तक देखो हमने डिस्कस कर लिए हैं 4 जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 4 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगले वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, राइट। आई रियली होप इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो को देखने से पहले और अगले वीडियो का वेट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।